अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो एमडीकेट जो मोस्ट रिपीटेड केमिस्ट्री एमसीक्यूज थे उसका पार्ट 1 मैंने पहले रखा था, जिसमें 15 एमसीक्यूज को मैंने आपके सामने रखे थे। आज हम कम से कम 20 एमसीक्यूज जो हैं मैंने बाहर निकाले हैं, उन 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। उसके साथ जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारी की सारी हम डिस्कस करते हैं। तो बाकी ऑलमोस्ट 8 दिन आपके पास मौजूद हैं। वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हिंट और काफ़ी ज़्यादा और भी पॉइंट्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो प्रीवियस में एक एमसीक्यूज था जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज था, जिसमें था कि विच स्पीशीज है द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। इनमें कौन सी स्पीशीज है जिसका कम से कम स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस होता है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ताकि अगर ये एमसीक्यूज ना है दूसरा है तो भी वो आप सॉल्व कर सकें। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स सेम होता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस एनायन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केटायन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर केटायनिक चार्ज ज्यादा होगी तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो एटॉमिक रेडियस भी कम होता है। ऑप्शन था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। एक ही पीरियड है तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, तो सिलिकॉन ऑप्शन डी जो था वो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे करेक्ट जवाब था। सिलिकॉन का कम से कम एटॉमिक रेडियस होगा, सोडियम का सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। दूसरा एमसीक्यूज था द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटॉमिक नंबर इज 24। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है हमसे, 24 एटॉमिक नंबर है। हम लिख सकते हैं कि आर्गन 18 एटॉमिक नंबर होता है, 4s1 3d5। एक एक्सेप्शनल केस है, होनी चाहिए 4s2 3d4, लेकिन डी के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स करने के लिए हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं 4s1 3d5। एक और भी एक्सेप्शनल केस है कॉपर का, Cu कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं आर्गन 4s1 3d10। ये भी एक एक्सेप्शनल केस होता है 3d सीरीज में, जिसमें S में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं स्टेबिलिटी की वजह से। ये पॉइंट्स याद रखना। और क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, D ब्लॉक में सबसे ज्यादा है मैग्नेट्स की +7। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। दूसरा एमसीक्यूज था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। The required amount of energy which remove electron from the outermost shell in gaseous atom is called ionization potential energy। टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और केटायनिक चार्ज के साथ भी डायरेक्टली, एनायनिक चार्ज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो एनर्जी जो आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में यूज करते हैं। ऑप्शन था पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम। पीरियड एक ही है, तो एक पीरियड है, तो जो जर्मेनियम एलिमेंट्स है 14 ग्रुप, उसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। दूसरा एमसीक्यूज था 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम 1.5 मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड का जो 1 मोल होता है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखता है एसटीपी फॉर्म में, आरटीपी में 24 डेसीमीटर क्यूब रखता है। 1.5 मोल्स, तो 0.5 मोल्स अगर हम इसका हाफ करें तो 11 जो हो जाएगा वो हमारे पास 2 हो जाएगा, और 22.4 में 11.2 आप सम करेंगे तो 33.6 डेसीमीटर क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ये भी एमसीक्यूज रिपीटेड था। ये लॉजिकल एमसीक्यूज, आप इसमें पूरा वो वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे जिसमें वॉल्यूम वाला फार्मूला था कि V is equals number of moles multiplied by 22.4
4 डेसीमीटर क्यूब। ये चीजें आप यूज ना करें, आप लॉजिक यूज करें, दिमाग यूज करें, जिसमें आप विद इन सेकंड्स में जवाब निकालें। तो उस वक्त हमें अपने आप को फुली मेंटेन करना होता है। फुली मेंटेन तब होगे जब आप एक पॉइंट सोच के चलेंगे, आपके पास प्रेशर नहीं होगा, आप आसानी से एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो उसी वक्त हो सकता है। अगर आप प्रेशर यूज करेंगे अपने आप पे तो एंट्री टेस्ट में आप इतने ज्यादा एमसीक्यूज कर ही नहीं पाते, आप टाइम ज्यादा जाया कर लेते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है, इन विच रिएक्शंस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज रिड्यूस। कौन से रिएक्शंस में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन से वो रिड्यूस हो रहा है? पहला ऑप्शन है SO2 में से क्या बन रहा है? SO3 की फॉर्मेशन हो रही है। दूसरा SO में से SO2 बन रहा है। थर्ड H2S में से S बन रहा है। फोर्थ S2O3-2 से बन रहा है क्या हमारे पास? SO4-2। अब देखें, ये -4 तो ये +4, ये -6 तो +6। देखिए +4 से +6 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गए, रिडक्शन नहीं हुई। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। 0 से +4 में यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन, -2 से 0 में मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन। 3 2 6, 6 में से 2 गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो +2, 4 2 8, 8 में से 2 गया तो हमारे पास 6, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास चार्ज है वो हो रही है। तो ये जो रिएक्शंस है ना, तो इस रिएक्शंस के अंदर क्या हो रही है कि रिडक्शन हो रही है। ऑप्शन नंबर डी जो था वो हमारे पास करेक्ट था। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास कि द pH ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशंस ऑफ HCl इज। तो मैं आपको एक तक बता दूं, 0.00 यहाँ पे क्या है कि 1 मोलर सॉल्यूशन से, ये पॉइंट है ना, ये 1, ये 2, ये 3, इट मींस कि इसकी pH क्या होगी? 3 होगी। अगर ये होता 0.0001 मोलर सॉल्यूशन तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसकी pH होती 4। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे सी है वो करेक्ट जवाब था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। मोलरिटी में इस तरीके से आप सॉल्व करना, पॉइंट को ट्रांसफर करें, जितना भी हो रहा है वो अब आपकी क्या होगी? के pH होगी। उसके बाद एक रिएक्शन से फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में हमने रिएक्शंस करवाया नाइट्रोजन का किसके साथ? H3H2 के साथ, प्रोडक्ट्स बना 2NH3। कह रहा है कि अगर इस रिएक्शंस में हम प्रेशर को इंक्रीज करें, ये हेबर बॉन्ड साइकिल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम में SO2 वाला भी ऑप्शन एमसीक्यूज देते हैं, ये भी एमसीक्यूज देते हैं। इसमें क्वेश्चन था अगर प्रेशर को इंक्रीज करें तो डायरेक्शंस क्या होगा? तो प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं हम देखते हैं मोल्स, ये 1 मोल, ये 3 मोल्स, यानी 4 मोल्स, यहाँ पे 2 मोल्स है कोफिशिएंट। जिस साइड के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं वो अपोजिट में कन्वर्ट्स हो जाता है। तो यानी यहाँ पे मोल्स ज्यादा हैं तो रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस होगा, राइट वर्ड होगा। अगर कहता है कि इस रिएक्शंस में टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शंस हो जाएगा। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शंस हो जाता है। अगर कहता है कंसंट्रेशंस बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट्स की तो क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शंस हो जाता। तो ये दो जो हमारे पास हैं, एक SO2 में से SO3 की फॉर्मेशन, एक इसमें, दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं और प्रेशर दोनों में क्या होता है कि देखें तो उसके हिसाब से आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये हर साल रिपीट होता है। प्रीवियस में SO2 वाला दिया था और ये भी क्वेश्चन कहते हैं इसका कोएफिशिएंट क्या है, रेशो बताएं। तो रेशो भी अभी जो एमसीक्यूज दिया था IBA ने, रेशो पूछ रहे थे 1:3, यहाँ पे 2 था। आई बात समझ में? तो इस तरीके के एमसीक्यू जो होते हैं वो लाजमी याद क्या करें। हेबर बॉन्ड साइकिल का प्रोसेस इन्होंने दिया है सिलेबस में, तो इसको इसके साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे, चाहे इक्विलिब्रियम में हो, चाहे कैटलिस्ट में हो, चाहे और जो भी होते हैं, जहां पर कैटलिस्ट जो यूज किया जाता है वो आयरन यूज किया जाता है, वो भी आपको याद हो। दूसरा एमसीक्यू था व्हिच कंपाउंड शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्योर लिक्विड फॉर्म। कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए था वो था प्रोपेन, ये वाला ऑप्शन सर, CH3 और CH2 CH3, और दूसरा है
CH3 डायमिथाइल ईथर जो होता है 3। तीसरा ऑप्शन था CH3 CH2OH। फोर्थ ऑप्शन था CH3 CH2 और ये क्लोरो। ये है प्रोपेन डायमिथाइल ईथर, ये इथेनॉल, ये क्लोरोइथेन। प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें इथेनॉल में है, जो यहां पे है ये प्योर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो ये ऑप्शन क्या था यहाँ पे करेक्टेड था। इसके साथ और भी जो रिलेटेड एमसीक्यूज है वो भी आप समझ लेना कि कौन कौन से कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होता है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज था कि व्हिच रिएजेंट इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग अ प्राइमरी अल्कोहल टू द अल्डिहाइड विदाउट फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ अल्डिहाइड बनाए, अल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने। बात को समझे। तो जो यहां पे KMnO4 होता है ना, वो अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो यहाँ पे H2CrO4 है क्रोमेट, उसमें भी सेम होता है। ऑक्सीजन एयर तो यूज नहीं करते, PCC यहाँ पे यूज करते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जो PCC होता है ना, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो सिर्फ 1 स्टेप करवाता है। KMnO4 दोनों स्टेप करवाएगा, ये बात याद रखना। अच्छा, मुझे बात एक याद आ रही है, जो अभी IBA ने 2024 में MCQ दिया था, 2 MCQ दिए थे कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक था व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ये होता है ना कि RMgX, आप इसको रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट्स क्या बनता है, ये प्रोडक्ट्स बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ये बनता है। दूसरा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को साथ किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मतलब एक ही टॉपिक में से 2 एमसीक्यूज थे, तो ये पॉइंट्स याद रखना। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के जो बाकी रिएक्शंस होते हैं वो भी आपको क्लियर हो, ताकि अभी आपके जो है वो उसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। अल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, और कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो वो एमसीक्यूज याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है व्हिच कंपाउंड इज एरोमेटिक। ये 3-4 बार रिपीटेड हुआ है। कौन सा कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड से। एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें साइक्लिक चेन हो, सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, या सिग्मा नेगेटिव सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो, और हक्कल रूल को फॉलो करें। हक्कल रूल कौन सा हमारे पास 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल होता है, उसको फॉलो करें। तो ऑप्शन था साइक्लोब्यूटेडाइन, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद था साइक्लोहेक्सेडाइन, उसके बाद था साइक्लोऑक्टेट्रीन। अब जो बेंजीन है, बेंजीन के पास ये रूल्स सारे के सारे फॉलो होते हैं। बेंजीन में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई, तो यानी सिग्मा पाई और 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। साइक्लिक चेन होता है, डीलोकलाइजेशन होती है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से रखता है, प्लेनर शेप होता है इसका। और इस बेंजीन में याद हो कि इस कार्बन टू कार्बन के बीच में 1.39 एंगस्ट्रॉन के बॉन्ड एंगल्स होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड्स वाले में तो 1.31 हमने पढ़ी है ना, लेकिन इस पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल्स होती है वो कम ज्यादा होती है। और कार्बन टू हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स है उसकी भी आपको पता 1.05 जो होता है। और ये बेंजीन एरोमेटिक में जो भी रिएक्शंस हैं वो सब के सब आप याद रखना। सल्फोनेशंस में आप सल्फोनेशंस में SO3 इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, क्या बनता है, बेंजो सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। दूसरा होता है नाइट्रेशंस, नाइट्रेशंस में NO2 पॉजिटिव, लेकिन आप यहाँ पे जो इसके साथ यूज करते हैं वो एक यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा ओलियम भी यूज करते हैं। दोनों याद रखना कि अगर आप यूज करेंगे तो डायरेक्ट आप SO3 यूज करेंगे, अदरवाइज H2SO4 आपने यूज करना पड़ेगा। तो उसके बाद नाइट्रेशंस में आप H2SO4 के साथ कैटलिस्ट तौर पे यूज करते हैं। दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस, अगर अल्काइलेशंस करवा रहे हैं तो RX आप यूज करेंगे, लेकिन FeCl3 की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड्स की प्रेजेंस में। अगर आप यहाँ पे यूज करें असाइलेशंस, तो असाइलेशंस में
आर कार्बोनाइल के साथ यहाँ पे Cl होता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं, इसमें एसिटोफिनोन बनता है, इसमें टोलिन बनता है। तो हेलोजिनेशंस में भी आपको याद हो FeCl3 लेविस एसिड यूज किया जाता है कैटलिस्ट। तो बेंजीन के सारे रिएक्शंस याद हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप याद हो, इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप याद हो। अब डिस्कस करते हैं दूसरा एमसीक्यूज था सॉलिड वाले चैप्टर में से। अभी सॉलिड वाले में से चैप्टर था कि सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो कंप्रेसली क्लोजली होते हैं ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। दूसरा एमसीक्यूज है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट आयोनिक सॉलिड वर्सेस कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड इज ट्रू। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आयोनिक सॉलिड और जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं इनमें के हिसाब से कौन सी ट्रू है। ऑप्शन 1 था ionic solids have low melting points, covalent network have high melting points। बिल्कुल भी नहीं, ionic solids low melting points नहीं रखते, ज्यादा रखते हैं। ऑप्शन बी था ionic solids conduct the electricity in solid state। तो मैं आगे क्यों पढ़ूं बाबा, जब सॉलिड स्टेट में कह रहा है तो सॉलिड स्टेट्स में बेड कनेक्टर होते हैं। ऑप्शन सी था ionic solids are malleable, covalent network are ductile। ऐसा भी कभी भी नहीं हो सकता। हाँ वो मेलेबल होते हैं लेकिन डक्टाइल तो नहीं होते कोवेलेंट सॉलिड्स। ऑप्शन डी था आयोनिक सॉलिड्स कंडक्ट द व्हेन मोल्टन स्टेट। अब सही कह रहा है, बात पे आ गया, हमारी जो पॉइंट्स थी उस पे आ गया है। इन मोल्टन स्टेट सॉल्यूशंस कोवेलेंट नेटवर्क जनरली डू नॉट। ये पॉइंट्स क्या था, बिल्कुल करेक्ट था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो कोवेलेंट सॉलिड्स में, आयोनिक सॉलिड्स में, मेटालिक सॉलिड्स में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो प्रॉपर्टीज है ना वो सारी की सारी समझ के जाए। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बिल्कुल आसान है। इसका जो वो वाला टॉपिक से लेटेस्ट क्रिस्टल्स वाला वो वाला समझ के जाना। दूसरा एमसीक्यूज था व्हिच मॉलिक्यूल हैज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉन्स ज्योमेट्री। ऑप्शन ए था PCl4+, ऑप्शन बी था PCl5। PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लगता है। ये जो फास्फोरस होता है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और ये भी क्लोरीन्स, ये भी क्लोरीन्स। तो ये वाला जो शेप होता है ना वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, जिसमें 3 में क्या होती है कि 120 बॉन्ड एंगल्स होती है, यहाँ पे 90 डिग्री होती है 2 में। तो ये याद रखना। ज्योमेट्री के हिसाब से सारे के सारे टेबल जो फर्स्ट ईयर क्लास में है ना वो याद करें। शेप के हिसाब से सारी टेबल याद करें। अगर 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक लोन पेयर होगा तो शेप क्या होगा। अगर 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर तो शेप क्या होगा। अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो शेप क्या होगा। अगर 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर तो शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशंस में भी काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, वो भी याद करके जाना सारे के सारे। दूसरा एमसीक्यूज था इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में द साल्ट ब्रिज जो होता है उसका काम क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया ना, एक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ग्लेवानिक सेल, ये 3 टॉपिक जो होते हैं वो बस यही 3 टॉपिक इसमें रिपीटेड होते हैं, इनमें से एमसीक्यूज हमसे पूछे जाते हैं। साल्ट ब्रिज का काम होता है मेंटेन, एक तो सर्किट को जो है वो कंप्लीट करना, दूसरा मेंटेन करना चार्जेस को। बात याद रखना, पोटेशियम नाइट्रेट आप यूज करते हैं, ग्लेवानिक सेल में यूज किया जाता है साल्ट ब्रिज। तो ऑप्शन देखते हैं प्रिवेंट फ्लो ऑफ द आयंस, नो। कंप्लीट द सर्किट एंड मेंटेन द चार्जेस न्यूट्रलिटी, ये ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं दूसरे ऑप्शंस पढ़ता हूं, मैं भी और करीब हूं। सप्लाइज द इलेक्ट्रॉन टू द एनोड इज अननेसेसरी, जरूरी न हूंदो आहे न, ही मेंटेन कंदो आहे चार्जेस के प्लस में सर्किट के कंप्लीट कंदो आहे। दूसरा एमसीक्यू था which isomer have identical connectivity but differ in special arrangement is called stereoisomer। आप इसको स्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर जो भी टॉपिक के उसको सही तरीके से समझना, क्योंकि इसमें से हो ही नहीं सकता कि आपसे एमसीक्यूज ना पूछा जाए। चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामेरिज्म, प्रीवियस में काफी बार मेटामेरिज्म से पूछा गया है, टाटो आइसोमर से पूछा गया है, और जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से उसमें से पूछा गया है। 2023 में साइनाइड वाला दिया था, आइसोसाइनाइड नहीं, थायोसाइनाइड में फंक्शनल ग्रुप पूछा था। आइसोमर्स कौन सा आइसोमर्स होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है। स्टीरियो आइसोमर से पूछा गया है, तो ये याद रखना। दूसरा था द रेट लॉ फॉर रिएक्शंस आर इज इक्वल्स, एमसीक्यूज में वेयर के इज इक्वल्स, यहाँ पे ए के ऊपर पावर 2, बी के ऊपर पावर 1,
अभी नम्स का एमसीक्यूज ये रिपीटेड था, नम्स में ये एमसीक्यूज दिया था, हर साल रेट ऑफ रिएक्शन से एमसीक्यूज देते हैं। तो इसका पावर 2, इसका पावर 1, 2 प्लस में 1 इज इक्वल्स 3, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में बार बार एमसीक्यूज आता है, रिपीटेड एमसीक्यूज होता है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज था, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट कैटलिस्ट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट